एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज ईदी फाउंडेशन की सरबराह बिल्किस ईदी और उनके साहबजादे फैसल ईदी ने कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अंदरून सिंध कम अज़ कम 6 मकामात पर उनके सेंटर्स पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया गया है और बलूचिस्तान में हब चौकी पर भी उनके दफातर पर कब्ज़ा करके उसको ताले लगा दिए गए हैं। ये सिलसिला आज का नहीं है, काफ़ी अरसे से ये चल रहा था, मगर अदालतों के उनके हक़ में फ़ैसले आने के बावजूद जो है ये काम हो रहा है। वजह क्या थी, फैसल ईदी की ज़बानी सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। जो है वो उन जगहों को सर्वे में शामिल कर लिया गया और हर शहर, जहाँ पर भी शहर है ना, ये वहाँ पे लैंड माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। मकामी सियासतदानों के साथ मिलके उन्होंने वहाँ पे लीजिंग करवा ली है और कागजात जाली बनवा लिए हैं, या अगर कहीं कागजात नहीं बनते तो दो पार्टियाँ आपस में एक दूसरे के खिलाफ, मतलब दोनों मिले हुए होते हैं और अदालत में केस कर देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और अदालत एक के हक़ में फ़ैसला देती है और एक जो है वो चला जाता है। ये इनकी टेक्निक है लैंड माफिया वालों की, कीमती जगहों पर कब्जा करने की, जहाँ के कागजात जो है वो गवर्नमेंट के नहीं होते। एक पार्टी हार जाती है और जो पार्टी जीतती है वो आपस में इनकी सेटिंग होती है, उसको अदालत जो भी उनके कागज़ होते हैं उसको एंडोर्स कर देती है। दरख्वास्त है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। बलूचिस्तान का भी एक इशू है कई सालों से, वो भी जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हमारे हक़ में जो है वो फ़ैसला आ चुका है। इसके बावजूद भी जो है वहाँ पर गवर्नमेंट हमें वो जगह वापस नहीं करवा के दे रही, कह रही है कि नुक्स अमन हो सकता है। वहाँ पर एक मदरसा जो है वो उसने कब्ज़ा कर लिया हमारी जगह पर, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी जो है वो हमारे हक़ में फ़ैसला मौजूद है। इसके बावजूद भी जो है वो सेंटर हमें वापस नहीं किया जा रहा। फिलवक्त तो हमारी ठट्ठा जो है वो शहर में सर्विस मुअत्तल हो चुकी है, क्योंकि हमारी जगह पे ही जो है कब्ज़ा कर लिया, सारे टेलीफोन भी बंद कर दिए उन्होंने, और राब्ते के जो ज़रिए थे वो भी सब ख़त्म कर दिए। गाड़ियाँ वहाँ मौजूद हैं शहर में, अगर कोई हादसा वगैरह होगा तो उसमें काम करेंगे, लेकिन हमारी बाकायदा आवाम से जो राब्ता होता है टेलीफोन का वो ख़त्म हो गया है। लेकिन वो मुसलसल कब्ज़े करते जा रहे हैं। 7 शरीफ का हमारा सेंटर जो है वो कब्ज़े में है, पीछे से वो कब्ज़ा करते जा रहे हैं। हमारी दीवार जो है उन्होंने गिरा दी। इसके बाद ये मोरो सेंटर है, इसके दोनों अतराफ़ में हमारे एक सेंटर जो है वो कब्ज़े कर लिए हैं। जी हाँ, इसमें तो इन्होंने ज़ाहिर नाम लिए हैं जगहों के। जो प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है इनके दस्तखतों से और फैसल ईदी और इनकी वालिदा बिल्किस ईदी की जानिब से, उसमें ज़्यादा डिटेल हैं। उसके मुताबिक आज रात लैंड माफिया ने मकामी इंतज़ामिया और बदकिस्मती से मकामी अदलिया के हुक्म पे 1985 से कायम ईदी वेलफेयर सेंटर ठट्टा में ताला लगा दिया। हालांकि हमें ये जगह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अलॉट की थी। इसके अलावा हैदराबाद में ईदी वेलफेयर सेंटर लतीफ़ाबाद पे लैंड माफिया का कब्ज़ा हो चुका है। हाला ईदी वेलफेयर सेंटर पे दुकानें बना दी गई हैं। मोरो के ईदी सेंटर की 3000 गज ज़मीन पे कब्ज़े के बाद मार्केट बना दी गई है। काजी अहमद के ईदी सेंटर पे दुकानें बना दी गई हैं। ये नवाब शाह का इलाका है, फरेयाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी का। 7 के ईदी सेंटर की सैकड़ों गज ज़मीन लैंड माफिया हत्या चुकी है। ये आबाई इलाका है वज़ीर आला सिंध का। लाड़काना के ईदी सेंटर पे एक मकामी लिसानी तंजीम ने ताला लगा दिया है। लाड़काना है भुट्टो का आबाई गढ़। हब चौकी के बारे में तो वो बता चुके हैं कि ईदी वेलफेयर सेंटर पे लैंड माफिया ने कब्ज़ा कर लिया है। हालांकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला दे चुके हैं। आगे लिखते हैं कि अफसोस के लैंड माफिया पैसे और असर व रसूख के बलबूते पे इंतज़ामिया और अदलिया पे असरअंदाज हो रही है, और उसके सबब इंसानियत की खिदमत का दायरा रोज़ बरोज़ सुकड़ता जा रहा है। ये तो प्रेस रिलीज़ है। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। जब ये कह रहे 80s में ये ईदी फाउंडेशन शुरू हुई और स्प्रेड हुई, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, आपको पता है कि हाईवेज़ के दोनों साइड 200 फुट की ज़मीन होती है, उन्होंने कहा कि हम आपको वहाँ पर ज़मीन दे देते हैं, और कितनी ज़मीन जो है 1000 स्क्वायर फीट तक होती है, ठीक है, 2000 स्क्वायर फीट तक हो गई, 1000 गज का हो गया, हाँ NHA की, और वहाँ दे दिया। अब वो हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने जो है उस चीज़ों को भी हाउसिंग के ऊपर देना शुरू कर दिया, उस ज़मीन को भी, और सर्वे करवा करके उन्होंने अलॉट करने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर मसला अब ये, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस खासी बड़ी थी, मैंने पूरी सुनी, वो कह रहे जहाँ हमारी दीवारें थी, दीवारें भी तोड़ दी उन्होंने, सब कुछ करके टिपिकल, हाँ, कि वो चाहते कि बस एक खोखा हो, हाँ, और उसमें जो है ना इर्द गिर्द एम्बुलेंसें खड़ी हुई हों, लेकिन वो भी नहीं हो रहा ना। फ़ोन्स भी काट दिए,
आपने एम्बुलेंसें पूरे शहर में कोई कहीं खड़ी हुई है, कोई कहीं खड़ी हुई है। और मैं हैरान ये हूँ कि सिंध हुकूमत को एक ही तो चीज़ है पूरे मतलब सिंध में हम या पूरे पाकिस्तान में, अच्छा मतलब जिस पे हम प्राउड फील कर सकते हैं। प्राउड तो चलो छोड़ दो, हाँ प्राउड दूर की बात है। अफसोस की बात है कि हमें ईदी साहब की अजमत को याद दिलाना पड़ेगा। कितने बड़े आदमी, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अलमनाक बात है ना ये सब अगेन यार, बड़े आदमी अपनी जगह, इनकी जरूरत नहीं होती अगर रियासत अपना काम कर रही, ठीक है, रियासत अपना काम कर रही है। हाँ, ये बिल्कुल रियासत किसी और का काम कर रही है, वो अपनी जगह। ये वो ग्रुप होते हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो रियासत जो वैक्यूम छोड़ देती है ना यार, ये उनको फिल करते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट और लैंड माफिया भी वही वैक्यूम फिल करती है। लैंड माफिया नहीं सर, लैंड माफिया जो है ना, वो जेबों में जो वैक्यूम होता है ना, बैंक अकाउंट में वैक्यूम होता है, वो उसको भरती है। भाई बात ये है कि आप और क्या चाहते हैं? ईदी साहब के जनाजे में तीनों मुसल्ला अफवाज के चीफ शरीक हुए, सदर ममलिकत शरीक हुए, जितने भी आला ओहदेदार थे पूरे सिंध की हुक्मरान का शरीक हुए, पूरे एजाज के साथ दफना दिया गया। अब आप समझ रहे हैं कि ताहयात का ठेका ले रखा है रियासत ने कि ईदी के मिशन को जो है वो चलाती रहेगी, या हौसला मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। अब देखें ना, बस दफना दिया एजाज के साथ यार। अच्छा सिर्फ एजाज के साथ दफनाया नहीं, और भी बहुत चीजें की है जिससे यकीनन मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी की रूह खुश होगी, ठीक है जी। एक सिक्का कमेमोरेटिव स्टेट बैंक की तरफ से आया है, ठीक है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक स्टैम्प अब हो गया ना। बात सुनो ना यार, रोड के नाम तब्दील किए गए हैं और कुछ इदारों के नाम भी तब्दील किए गए हैं। अब अगेन ईदी वेलफेयर सेंटर के नाम तब्दील किए जा रहे हैं, ये भी हो जाएगा ना यार। अब वो लेकिन वो हो जाएगा अब खान सुपरमार्केट, वो अपनी जगह। अब अगेन और मुझे पता है कि मैं दोबारा एक चीज दोहरा रहा हूँ जो हम सबको पता है, ईदी साहब को तो इनमें से कोई चीजें नहीं चाहिए थी ना यार। सही बात। वो क्या कहते थे और अगेन सब जानते हैं कि जी मैं एक सोशल चेंज के लिए मुहिम शुरू कर रहा हूँ जी, मैं एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का मॉडल आपको देना चाहता हूँ। जो हमारे हर सियासतदान से पूछे क्या चाहिए आपको, कहते हैं इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, जैसे बटन दबा दिया करें। ये उसकी असलियत आपको दिखा रहे थे कि अमल कैसे होता है। और लेकिन हमारे अमाल तो हमारे अमाल। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूं, हब चौकी पे जो इनका ऑफिस था उस पर लैंड माफिया ने कब्जा किया और वो एक दीनी जमात के ज़ेरे असर है। हाई कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला दिया। जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट से इन्होंने कहा कि आप इम्प्लीमेंट कर दें, उन्हें कहा भाई वो नक्शे अमन का खदशा है तो हम नहीं कर सकते जी, तो अगर लेना है तो जा करके ले लो, या सुप्रीम कोर्ट से कहो वो जा करके ले लो, आप एक मिलिटेंट विंग बना लें। हाँ बिल्कुल, और वो जाके वो भी कब्जा कर। दुख होता है अगेन के बार बार ये चीज़ें एक खिदमत खल्क कर रहे हैं और उसके ऊपर भी जो ये जो है ना, चलिए थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे। अब ये फिर ये होगा कि जी देखे ऐसी चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान की बदनामी होती है, फलाना है, अब इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। वो अभी जब शुरू होगी तो हम उस पर बात करेंगे, और पूरे मौजूदा सिचुएशन में उस पर मज़ीद बात कर लेते हैं ना यार। देखो बलोचिस्तान, हब बलोचिस्तान, गडानी में जब आग लगी थी, बिल्कुल सबसे पहले कौन पहुंचे थे? ईदी साहब पहुंचे थे, वही पहुंचे थे, और तो कोई नहीं यार, कहीं भी कुछ हो गया सबसे पहले कौन पहुंचे थे? अच्छा, शाह नूरानी में आपको याद है कि एक दावा किया था मैं कल चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह ने कि हमने 40 एम्बुलेंसेस भेजी हैं। किसकी एम्बुलेंसेस थी? ईदी की थी वो। अच्छा, वो कौन सी एम्बुलेंसेस थी? आई मीन क्योंकि ये तो हम आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इनके और भी बड़े इश्यूज हैं यार। मुझे याद है कि उस वक्त बात हो रही थी कि ये कहते कि जी हमारे पास जो एम्बुलेंसेज हैं वो तो ये छोटी सी डाले हाई रूफ टाइप है ना, वो शाह नूरानी का जो सफर है वो सही तरह नहीं तय कर सकते। इनकी जो बड़ी एम्बुलेंसेज हैं वो अब सब डेड हो गई हैं, इतनी चल के, ठीक है। इनको बेचने की इजाजत नहीं मिल रही क्योंकि इनको इंपोर्ट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किए गए थे। आपको याद है फैसल ईदी साहब से हमने भी बात की थी, वो कहते कि यार अगर हम इनको बेचते हैं तो हम कोई अच्छी एम्बुलेंसेज ले सकते हैं, हम बस गवर्नमेंट के एक दस्तखत का वेट कर रहे हैं, वो दस्तखत नहीं हुई। तो ये हमारी सिचुएशन। मैं फिर भी अपील करूंगा कि इस रियासत में एक तो ये पता नहीं चलता कि इस वक्त ताकत का सरचश्मा किसके पास है। जिसके पास भी ताकत का सरचश्मा है, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं या मुसल्लह अफवाज के चीफ हैं या गवर्नर हैं या वज़ीर आला हैं या बरसर इक़्तिदार जो सूबों में सियासी पार्टियां हैं, बिलखुसूस सूबा सिंध में वो हैं, जो भी
इस मसले पे कुछ कर सकता है, हम यही कह सकते हैं भाई आप कौम पे एहसान करेंगे अगर ऐसा कर लें। और ईदी साहब की रूह को शर्मिंदा मतलब क्या उनकी रूह शर्मिंदा नहीं होगी सर, शर्मिंदा तो हम ही होंगे ना जो पीछे रह गए हैं ना, देखिए जिंदा रह गए। ईदी फाउंडेशन का वजूद ही इस बात का सबूत है कि जो ज़रार ने बात की कि रियासत को शर्मिंदा करने के लिए, लेकिन रियासत तो शर्मिंदा नहीं होती। उसने कहा जी कि आप ये काम कर सकते हैं, अच्छा फिर आप ही कीजिए। हमारी और पूरी दुनिया में शोकेस फिर करते हैं कि ईदी फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस, वो इस सिलसिले में कोई इनकी मदद कर दे। आप नई एम्बुलेंस ना लेके दें, आप नए ईदी सेंटर्स के लिए कुछ ना करें, ये जो ऑलरेडी मौजूद हैं इनको बचाने में थोड़ी सी मदद कर दें, हम रियासत के बहुत मशहूर होंगे इन 22 करोड़ आवाम की तरफ से। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा यार पहुँचे ना पहुँचे, इससे ज़्यादा हम कर क्या सकते हैं? इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। वक्फा ही ले सकते हैं, वक्फा ही ले लीजिए। वेलकम बैक। पिछले 2-3 दिन से अगर ख़ित्ते को देखा जाए तो ख़ासी हड़ाहुड़ी मची हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन साहब जो हैं वो दिल्ली चले गए हैं, काबुल इस्लामाबाद से दिल्ली, और यहाँ उनका जो दौरा था उसके असरात आज तक महसूस किए गए। आज सेनेट में ख्वाजा आसिफ वज़ीर ख़ारजा उन्होंने तकरीर की, कम बेश वही नुकात दोहराए जो वो अब तक पिछले 1 महीने से अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक दोहराते रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें उन्होंने दिलचस्प चीज़ें भी शामिल की, जुमले रीफ्रेश किए। उन्होंने कहा कि अमेरिका 16 साल में फ़ौजी हल निकालने में नाकाम रहा है, मगर वो इतराफ़ नहीं करना चाहता। इस मसले का सियासी हल ही निकल सकता है, लिहाजा अमेरिकी इंतज़ामिया को चाहिए कि उनकी अफ़गान पॉलिसी साज बनाए, यानी जिसका काम उसी को साजे, ना कि फ़ौजी क़यादत ये पॉलिसियाँ बनाए, उससे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान अमेरिका की जानिब से एक्शनेबल इत्तलात मिलने में कार्रवाई के लिए हर वक्त तैयार है। हम बराबरी की बुनियाद पे तो इनसे ताउन कर सकते हैं, मगर उनके तुफैली बन के उनकी जंग नहीं लड़ सकते। तालिबान पे हमारा असर नहीं रहा, अब उन्हें और लोग पालने वाले मिल गए हैं। जब आप मुल्ला मंसूर को पाकिस्तान में दाखिल होने पे मारेंगे तो हमारी बात कैसे मानेंगे? सीधी सी बात है। चीन, तुर्की और रूस वगैरह के मफादात भी अफ़गानिस्तान में हैं। मसले के हल में इन ममालिक का किरदार भी नागुज़ीर है, ये इन्होंने ख्वाजा आसिफ ने कह दिया। टिलरसन साहब जो हैं दिल्ली में हैं, उनकी मोदी से और सुषमा स्वराज जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे मुलाकात हुई है। दोनों ने बाद में मीडिया से बातचीत भी की, मोदी अपने सुषमा ने और टिलरसन ने। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत और अमरीका दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ शाना बशाना खड़े हैं, विच इज़ गुड। अमरीका की अफ़गान हिकमत अमली में बतौर एक इलाक़ाई लीडर भारत का किरदार अहम है। ये अब तक तो ये कहते रहे ना कि इलाक़े का सबसे अहम मुल्क, इक़्तिसादी पावर, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, ये जो है ना कि एक इलाक़ाई लीडर, रीजनल लीडर इंडिया, ये मैं पहली दफ़ा मैंने ये जुमला सुना किसी अमरीकी आला अहदेदार के मुँह से। दहशतगर्दी की पनाहगाहें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर उन्हें बेलगाम रहने दिया गया तो इससे ख़ुद पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत भी ख़तरे में पड़ सकती है। एक गैर मुस्तहकम पाकिस्तान किसी के भी मफाद में नहीं होगा। सुषमा स्वराज ने कहा कि अमेरिका की अफ़गान पॉलिसी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करे। ये इनका था। अच्छा, अशरफ गनी साहब भी दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने आज विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की एक तकरीब थी, उससे खिताब करते हुए कहा, आप यानी पाकिस्तान उन्हें यानी दहशतगर्दों को पनाहगाहें, नकलो हमल के ज़राए, तरबियत और नज़रियाती बुनियादें फ़राहम कर रहे हैं। अब आप इस बारे में जो भी फ़ैसला करेंगे हमारा रद्द अमल भी उसी के मुताबिक होगा, ये अशरफ गनी ने कहा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से तिजारत के लिए भारत को वागा अटारी की राहदारी नहीं देता तो पाकिस्तानी माल तिजारत भी बरास्ता अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया नहीं जा सकेगा, और ऐसी सूरत में हम जो CPEC का जो मनसूबा है उसका हिस्सा बनने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पिछले हफ्ते ये चारों ओमान में जमा हुए। जी हाँ।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन। तो वहाँ इन्होंने क्या आइसक्रीम वगैरह खाई, क्या किया, वो तैराकी की, क्या किया? नहीं, ये जब भी थॉ आती है ना, तो जब ये बड़े डीप फ्रीजर की तरफ जाते हैं ना, तो फिर ये दोबारा जम जाते हैं। ठीक है। और अफगानिस्तान भी ये नई बात नहीं कर रहा। अफगानिस्तान जो है गुज़िश्ता 20 साल में को 6 दफ़ा ये कह चुका है कि भारत को आप रास्ता देंगे, भारत को रास्ता दें, बिल्कुल। इनफैक्ट अच्छा, इसकी जस्टिफिकेशन पे भी बात करते हैं। इससे कुछ रोज पहले तो एक और रिस्ट्रिक्शन लगाई थी अफगान गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी ट्रक्स पर, ठीक है, और वो ये थी कि पहले तो पाकिस्तानी ट्रक पूरे अफगानिस्तान में घूम सकते थे, अब आप बॉर्डर पर अनलोड करेंगे और फिर आप अफगान ट्रकों में उनको दोबारा लोड करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि आपने, क्योंकि आपका जब दिल चाहता है, अच्छा, नहीं, उसका देखिए ना, उसका मैं बैकग्राउंड अर्ज कर देता हूँ। साबिक अफगान नायब वज़ीर तिजारत हैं मुज़म्मिल शिनवारी इन दिनों पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और ताजरों से और कारोबारियों से मिल रहे हैं। उन्होंने जो बात की, 2010 में तय पाया था अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा, उसमें इनका शिनवारी साहब का खासा इम्पॉर्टेंट रोल था। शिनवारी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की मौजूदगी में यकीन दिलाया था 2010 में कि अफ़गानिस्तान इस माहदे के बाद वाघा के रास्ते भारत से तिजारत कर सकेगा, मगर आज तक सिर्फ तसल्लियाँ मिल रही हैं, जबकि हमने पाकिस्तान को वस्ती एशिया और रूस तक तिजारत के लिए राहदारी दे रखी है। लिहाजा अफ़गानिस्तान का भी हक़ है कि उसे भारत से तिजारत के लिए ट्रांजिट रूट दे पाकिस्तान, ये उनका ये कहना है। फिर उन्होंने कहा है कि 2010 में तिजारत कैसे नीचे आई है। 2010 में जो बायलैटरल ट्रेड था उसका जो वॉल्यूम था वो था 2.5 बिलियन डॉलर, $2.5 अरब। आज ये है 1.8 बिलियन डॉलर, और अगर ताल्लुकात इसी तरह बिगड़ते रहे तो तिजारत भी ज़ाहिर है और कम होती चली जाएगी। बकौल शिनवारी के अफ़गानिस्तान 60% अशिया पाकिस्तान से ख़रीदता आया है, लेकिन अब अफ़गान ताजिर लाहौर, फैसलाबाद और कराची की बजाय ज़ाहिदान, मशहद और तेहरान जाते हैं। यस, एग्जैक्टली। उसमें जो है आज में क्योंकि FPCCI ने भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की, उन्होंने भी ये कहा कि ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत मुतासर हो रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा पार्टनर था अफ़गानिस्तान तिजारत का, तो वो नहीं हो रहा। जो आपने बात की कि वाघा के रास्ते अगर वो दे दें, मुझे अगेन क्योंकि 2010 में यकीन दहानी कराई गई थी पाकिस्तान की जानिब से भी, और फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला चक्कर जो MFN स्टेटस इंडिया को देने का और वो तिजारत, लेकिन वो ज़ाहिर है जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए, डेट भी दे दी थी कि हम अप्रैल में दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। उसमें अब जो भी अवामिल थे, ज़ाहिर सलाला अटैक भी हुआ, उसके बाद जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की चौकी पर अटैक किया तो इन्होंने वहाँ से वो चीज़ें रोकी, वो डीप फ्रीज में चली गई। तो कहीं मुझे लगता है कि बिल्कुल ही टोटल एक डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, डिस्कनेक्ट बिल्कुल हो गया है। देखें, आप ये चीज़ देखें कि इनकी जो पोजीशन, जो आज जो पोजीशन है, ठीक है, कि जी अगर आप हमें भारत रूट नहीं यूज़ करने देंगे क्रॉस इनटू इंडिया, हम आपको सेंट्रल एशिया से ट्रेड नहीं करने देंगे, ठीक है। ये मतलब ऑन द फेस ऑफ इट तो बिल्कुल रीजनेबल लगता है ना कि जी अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं टू गेट टू सेंट्रल एशिया तो उनका भी बनता है, ठीक है, वो अपनी जगह। इनकी पोजीशन हार्डन करती जा रही है, और 13 अक्टूबर इसी साल की खबर है कि बार बार अफगानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड कोऑर्डिनेशन बॉडी है, उसकी मीटिंग होनी थी इन सारी चीज़ों को रिव्यू करने के लिए। वो मीटिंग पोस्टपोन होती गई। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान से एक नया प्रपोजल आया कि जी हम उस वक्त तक ये मीटिंग नहीं करना चाहेंगे जब तक आप इंडिया को इस मीटिंग में एक सीट नहीं दें। अब ये है बायलैटरल एग्रीमेंट। हाँ, ये कुछ ऐसा होगा कि अगर हम कहें कि यार अगर हम अफगानिस्तान की जमीन से हम तजिकिस्तान से ट्रेड कर रहे हैं तो फिर तजिकिस्तान को भी टेबल पर बैठना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स दैट इज डिजाइन्ड टू फेल। अब ऑब्वियसली अशरफ गनी की गवर्नमेंट इज वेरी इजीली प्रेशर्ड, फिर दूसरा चाबहार रूट भी अब ऑपरेशनल होता जा रहा है, तो उनको एक ऑल्टरनेट नजर आता जा रहा है। ये सेंट्रल एशिया वाली जो बात है ना, मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दूं कि पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है। आपको याद होगा 1990s, अर्ली 1990s में, ठीक है, अफगानिस्तान में जब बिल्कुल ही एक तरह की एनार्की थी, इससे पहले के तालिबान ने टेक ओवर किया,
उस वक्त हमारी ज्यादा कनेक्शन किसके साथ थी? गुलबदीन हिकमतयार, हिज़्ब इस्लामी। वो क्यों थी? क्योंकि हम चाहते थे कि सेंट्रल एशिया का रूट, और इन दोनों में बड़ा चर्चा होता था कि जी हम सेंट्रल एशिया में पूरी ट्रेडिंग करेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन से लेके पता नहीं टैपी, आप कम से कम इसको सिक्योर कर लेंगे। लेकिन 1994 तक गुलबदीन हिकमतयार का ग्राफ डाउन हो गया और तालिबान आप आ गए। एक बहुत ही विद मच फैनफेयर, बड़े शोर शराबे के साथ एक कॉन्वॉय गया था पाकिस्तानी ट्रकों का टू गो टू सेंट्रल एशिया। रास्ते में उनको हॉस्टेज कर दिया अफगान वॉरलॉर्ड्स ने। किन्होंने छुड़ाया? तालिबान ने, मुल्ला उमर के तालिबान। आप एक तरह से पाकिस्तान की लिंकेज विद द तालिबान आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखा कि यार अगर कोई काम कराने वाला बंदा है इंपॉर्टेंट है तो यार सीधा करे ना मामला। नहीं तो यही तो मसला है ना। अब मसला ये कि देखो, ये सिर्फ अफगानिस्तान और इसके दरमियान ये बैडमिंटन का मैच नहीं हो रहा है। खुद जो पाकिस्तानी ताजिर हैं वो बड़े ICCI के साबिक सदर हैं आतिफ इकराम शेख जी, उनका अखबारी बयान है कि जी पाकिस्तान की अफगानिस्तान से तिजारत की पॉलिसी बार बार तब्दील होने और हर बड़े वाक़े के बाद सरहद बंद होने से पाकिस्तानी ताजिरों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान चंद बरस पहले तक दूसरा बड़ा साझेदार था अफगानिस्तान का, अब ये जगह चीन ने ले ली है। एक तरफ ईरान अफगानिस्तान के लिए तिजारती मुसलसल इजाफा कर रहा है। आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें जो है ना, जुबैर मोतीवाला साहब ने बार बार मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ये किया। जुबैर मोतीवाला साहब हैं प्रेसिडेंट पाक अफगान जॉइंट चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, उनसे बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ईरान के साथ भी जब ईरान पे से सैंक्शंस हटी थी और अचानक एक वो हुआ, पाकिस्तान के लिए कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उस वक्त भी क्योंकि हमारे ताल्लुकात कुलभूषण यादव और मुल्ला मंसूर की वजह से तलखी पैदा हुई, तो फिर तो कराची में अगर आप किसी भी ताजिर से बात करें ना, उनके लिए खासा एक मुश्किल सूरत हाल है। वो ये कहते हैं कि यार अगर हम अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकते, ईरान के साथ भी नहीं कर सकते, देखिए भारत कहाँ से करेंगे? ट्रेड नहीं है ना, नहीं जितने भी आपके पड़ोसी, चाइना के साथ जो ट्रेड है वन वे है। मैं ख्याल एक वक्फा ले लेते हैं न्यूज अपडेट्स के लिए, और वक्फे के बाद हम बात करेंगे जुबैर मोतीवाला साहब से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो रही है पाक अफ़गान तिजारत की। खुशकिस्मती से अफ़गानिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिससे पाकिस्तान की जो तिजारत होती है उसमें जो तवाज़ुन तिजारत है अमूमन पाकिस्तान के हक़ में रहता है, लेकिन जो इलाक़ाई टेंशन है उसकी वजह से ज़ाहिर है कि ट्रेड रिड्यूस हो गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाक अफ़गान ऐवान सनअत और तिजारत जुबैर मोतीवाला साहब। जनाब बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ये जो भी ठूँ ठाँ टक चल रही है पिछले बहुत अरसे से, उससे पाकिस्तान का जो है कौन कौन सा कारोबारी और सनती शोबा जो कि इस ट्रेड में इन्वॉल्व है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच रहा है? देखिए न्याय साहब, सबसे पहले तो आप ये बात समझे कि हमारा और अफगानिस्तान का जो ताल्लुक है वो आज का नहीं, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। और अफगानिस्तान में रोजमर्रा की जो अशिया हैं उनके इस्तेमाल की अशिया में से 90 to 95% जो है वो पाकिस्तान सप्लाई करता रहा है, पाकिस्तान सप्लाई करता था। अब इस वक्त जब से प्रेसिडेंट गनी आए हैं, पहले इनका बड़ा ही जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ एटीट्यूड था। ही विजिटेड पाकिस्तान एज अ फर्स्ट कंट्री ऑफ विजिट। वो यहाँ आए, हमसे मुलाकात की, मैं कई दफा उनसे मुलाकातें हुई यहाँ भी और काबुल में भी। He was very positive about पाकिस्तान। आज हम 23.5-24 की जगह पे 20 और 21 के दरमियान हम क्लोज करेंगे इस साल को, तो आप $1 बिलियन आपको कैसे नजर नहीं आता और आप इसको क्यों नहीं करते? आप ट्रांजिट ट्रेड जिससे हमारे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है उसको आप क्यों प्रमोट नहीं करते? क्यों चाह बाहर की तरफ हम उसको भेज रहे हैं? अच्छा जुबैर साहब, एक सवाल ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपका हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि यार बिजनेस और पॉलिटिक्स को सेपरेट रखो, जैसे मुबशर आप भी ये कह रहे थे, VOA में भी आपने यही कहा है। अब जाहिर है कि जब आप बात करते हैं हमारी सिविलियन लीडरशिप से हमारी मिलिट्री लीडरशिप, तो आप तो हमेशा यही कहते हैं कि यार आप लोग तबाह कर रहे हैं, हमें क्या और कर रहे हैं यहाँ पे। जवाब क्या मिलता है? देखिए जी, जवाब उनका ये होता है कि सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। और मेरा उनको ये जवाब होता है, मेरी उनसे मेरी इल्तिजा ये होती है
कि सिक्योरिटी शुड कम फर्स्ट। इंसानी जान से आगे कोई कीमती कोई चीज होती नहीं, और मैं ये समझता हूँ, और हम इसके अंदर किसी किस्म की कोई कदगन डालने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि एक दफा सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बना लें। जो सिक्योरिटी आपने करती है, कंटेनर्स को अगर आपने एक्सरे मशीन लगानी है, आपने और कोई चेकिंग का कोई प्रोसीजर राइज करना है, कोई आपने डॉक्यूमेंट्स बढ़ाने हैं, कोई और चीज करनी है, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने कोई ऐसी चीज है, हमारी अगर मिलिट्री समझती है कि टेररिज्म वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, या वो ये समझते हैं कि हम कोई वहां कोई गलत काम कर रहे हैं, प्लीज सिट डाउन। योर सिक्योरिटी पर्सनल ऑफ बोथ द साइड्स शुड सिट डाउन, शुड फाइनलाइज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सिक्योर द पीपल ऑफ बोथ द कंट्री। उसके बाद जब आपने एक दफा कर दिया, आप उसकी स्पीड भी बढ़ाएं। क्रॉस बॉर्डर, जो बॉर्डर क्रॉस करने में जितना टाइम लगता है वो नहीं लगना चाहिए। कंटेनर्स की जो स्कैनिंग जिस तरह से आप करना चाहते हैं, उससे जो करना चाहते हैं करें। ठीक है। मेरा कहना वहां ये था, जब हमसे पूछा गया, मैंने कहा जी वी आर नॉट इन पोजीशन टू अलाउ द ट्राइलैटरल ट्रेड। ट्राइलैटरल जब रिलेशनशिप की आप बात करते हैं तो पहले बायलैटरल ठीक होने चाहिए। जब हमारे बायलैटरल रिलेशंस इंडिया के साथ ठीक नहीं हैं तो हम ट्राइलैटरल पे कहां जाएंगे? आप ट्राइलैटरल की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि CIS कंट्रीज की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े, वो अफगानिस्तान के थ्रू होनी है, हमको वो आप अलाउ कर रहे हैं। जब आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हमें फ्रेंडली कंट्री गिनता नहीं है, जब वो हमको एनिमी कंट्री गिनता है तो फिर हम ये समझने में बजाने में कि इंडिया से जो माल अफगानिस्तान की डेस्टिनेशन के लिए लोड होगा वो पाकिस्तान में अनलोड हो जाएगा। वो पाकिस्तान का जो माल वैसे जाना चाहिए ऑफिशियली और हमको डॉलर आना चाहिए, वो इंडिया के नाम के साथ चला जाएगा और वो एंटर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो हमको दोनों तरफ से नुकसान है। और इन दी अदर वे जब वो वापस आ रहा होगा तो वी आर अफ्रेड ऑफ मेनी अदर थिंग्स, आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड ड्रग्स, सब कुछ आ सकता है। हम कहते हैं कि पहले बायलैटरल रिलेशंस ठीक हो जाएं और इसके बाद हम ट्राइलैटरल रिलेशंस के ऊपर बैठेंगे। आज आप एप्टिका की बात करते हैं तो आप शर्त करते हैं कि एप्टिका की मीटिंग जब होगी जब आप इंडिया के लिए कहें कि हमारा अफर्मेटिव ओपिनियन है, तो ये तो नहीं चलेगा ना जी। बात ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा आज तो अफगानिस्तान के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस की जो प्रॉब्लम और इश्यूज हैं वो सबके सामने हैं। तो आई थिंक वी नीड टू मेंड आवर फेंसेस both the places, bilateral and then trilateral। सही बात है, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका। और नाज़रीन आपने सुन लिया ताजिर बरादरी का, इसके बाद तो कुछ कहने को बचा नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आज सुबह सुबह मैं गया शौक में इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अनाउंस हुआ था कि नामवर एंकर जो हैं आमिर लियाकत हुसैन वो ज्वाइन करने जाएंगे। तो मैंने कहा यार मैं इस तारीख़ी मौके पे मुझे मौजूद होना चाहिए कि किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो बताया गया कि शायद वो नहीं आ रहे। तो आप गए थे मतलब उर्दू वाले शौक से और हुआ आपके साथ अंग्रेजी वाला शौक। क्या बात है यार। तो कल आपने क्योंकि ये कहा था कि ये बहुत अच्छा होगा सियासत के लिए, वो हो नहीं पाया। अब क्या करें? तो आज इमरान इस्माइल भी और मैं और इमरान इस्माइल एक ही पेज पर हैं। अच्छा, बिल्कुल। वो क्या है? हेयर स्टाइल भी मिलता जुलता है। इनके आने से ज़ाहिर है पार्टी को तक़वियत मिलती है और बक़ौल इमरान इस्माइल ये सियासी तौर पे भी इन जो ज़ाहिर फॉलोअर्स हैं तो सियासी और इंतखाबी तौर पे जो हैं वो ख़ास कारआमद है किसी भी पार्टी के लिए उस नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये आ गए, एक तो मसला ये है कि अभी तक जो असल आदमी है, असल किरदार है, यानी डॉक्टर साहब खुद उन्होंने नहीं कहा कि वो जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है, मैं कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, उनकी तरफ से अभी अच्छा सुबह से ना थेरियां, क्योंकि खामोशी है ना आमिर लियाकत साहब की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले सवाल ही ये हुआ था इमरान जाहिर है सर, मतलब और किसलिए बंदा क्यों गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आप भी तो उसी लिए गए हैं ना, वैसे कब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं? सुबह से ना यार रूमर्स घूम रहे हैं, ठीक है, कि यार देखें ये फैसल जावेद ने तो ट्वीट कर दी, लेकिन फिर पार्टी के जो बड़े हैं असद उमर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ ने कहा कि यार क्या हो गया भाई, ऐसा नहीं हो सकता। एक निजी चैनल ने तो पूरा प्रोग्राम, हाँ एक निजी चैनल ने तो पूरा प्रोग्राम किया और काफी नीला पीला प्रोग्राम किया। अभी वो इमरान इस्माइल साहब बात कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं जी मैं कसम खा के कह सकता हूँ, आप मेरी बात माने कि पूरी पार्टी में कंसेंसस था। तो फिर एंकर ने पूछा, समय में उनका इंटरव्यू हो रहा था कि सर तो अगर मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जी असल में वो आमिर साहब का कहना था
कि जी मैं अभी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं इस्लामाबाद में ज्वाइन करूंगा, मैं अपने साथ अपने साथी भी लाऊंगा। हाँ। तो ये पोजीशन है। फिर और भी बातें हुई उस टॉक शो में और ये नीले पीले में भी। हाँ। कि जी ये मतलब इतनी गालियां देते थे पीटीआई को, तो हाँ, लेकिन ये याद देखिए ये सारी छोटी ज़हनों की बातें हैं। पब्लिकली जो मेन किरदार है यानी डॉक्टर आमिर लियाकत, उन्होंने अब तक इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं बिल्कुल नहीं। जब तक नहीं कहेंगे तो हमारे लिए कंफर्म तो कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा ज्यादा देर नहीं चलेगा, ऐसा ज्यादा बिल्कुल वजाहत करनी ही होगी। हाँ, कभी बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।